So if we just define using just the standard unit vectors in terms of R2 in the space of R2, तो हमें पास पता है कि हमें कि एक वेक्टर I है, एक वेक्टर J है. We can easily just define it by 3I plus 2J. That's it. That is the main point here. लेकिन what's next? The next is that if we just define a third unit vector in the direction of angle making 45 in the Cartesian coordinates, तो 45 पे एक और यूनिट वेक्टर आपने इसको डिफाइन कर दिया है. तो ये जो वेक्टर है, ये वाला जो वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर, इसकी लेंथ यूनिट वेक्टर यूनिट है. एक नया वेक्टर हमने डिफाइन किया है, प्लीज अंडरस्टैंड. और आप स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि आपको ये बात समझ में आई है कि नहीं आई है. जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड देन जस्ट इंटरेक्ट विद मी इफ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम इन दिस अंडरस्टैंडिंग. बिकॉज आपको अगर प्रॉब्लम आ रही होगी तो वो दूसरों को भी आएगी, और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो दैट इज माई फॉल्ट. इन केस यू आर जस्ट गिविंग द फुल अटेंशन, अगर आप अटेंशन ही नहीं दे रहे हैं और आप दूसरी तरफ देख रहे हैं तो जाहिर बात है वो फिर मेरा फॉल्ट नहीं है. बट इफ यू जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड एंड देन आई एम जस्ट नॉट एबल टू एक्सप्लेन द थिंग्स, so that means that there is something lacking on my part, and that I just want to avoid by just having your input. Acha, so what we have done right now here is that we have just defined a third vector, defining vector. जैसे unit vectors हैं, ये they are the defining vector. They are enough for reaching any point in the space. This I vector and this j vector. For example, if you just want to reach this point 3 by 3 comma 2, so what you will be doing, you will be just going 3 units in the x-axis and the 2 units in the y-axis. That's how you will just reach 3 and comma 2. But one superfluous, this superfluous means extra. This superfluous, this is called, this means that extra vector you have just defined. Then there are innumerable, uncountable methods of reaching this 3 by 3 comma 2 position in this space, because you have one more axis, one more unit vector in the direction. So what is going to be the coordinates of this unit vector in terms of I and j? So that is going to be 1 upon under root 2 comma 1 upon under root 2, because it's making a 45 angle. So this जो इसकी प्रोजेक्शन होगी ना नीचे एक्स एक्सिस पे, दैट विल बी कॉस ऑफ 45. और इसका यूनिट वेक्टर है 1, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड इज 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ 45, और कॉस ऑफ 45 ऑन द एक्स एक्सिस एंड साइन ऑफ 45 ऑन द वाई एक्सिस. तो कॉस एंड साइन बराबर होता है, और इसका कॉस का 45 होता है 1 अपॉन अंडर रूट 2. तो हमारे पास और तरीका आ गया डिफाइन करने का. इसको जरा आप देख लीजिएगा इस वाले पार्ट को किताब में से, कि 3 कॉमा 2 को लिखना है तो आप ये लिखें, यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई बाय 3 आई वेक्टर एंड द जे वेक्टर मल्टीप्लाई बाय 2, और ये जो थर्ड वेक्टर है डब्ल्यू, इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 3i प्लस 2j प्लस 0w. इन द सेम वे वी कैन जस्ट राइट इट एज 3i प्लस j that is 1j, and you just go for 2w under root 2 times w. तो इस तरीके से भी इसको डिफाइन किया जा सकता है. तो इट विल बिकम जस्ट दिस थिंग. वो कैसे देखें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. देखो ये 2i हो गया यहाँ पर, ये 2i, और फिर यहाँ से आ गया ये 0, और फिर यहाँ से 0, और फिर ये आ गया ये 0 0, ये 1 आ गया तो 1j, ये 1j आ गया यहाँ पे, और इसके अंदर से ये अंडर रूट 2 कर दिया तो यहाँ पर भी 1 हो गया, यहाँ पर भी 1 हो गया. तो यहाँ पे एक थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है. वो मिस्टेक लग रही है कि यहाँ पे इसको 2 होना चाहिए था, ये 3 है, तो इसको 2 कर देंगे. किताब में मिस प्रिंटिंग है. दैट बिकॉज 2i मल्टीप्लाई बाय 1j एंड अंडर रूट 2 टाइम्स दिस w वेक्टर. तो ये यहाँ पे मिस्टेक है. अच्छा, इसी तरीके से ये इसको भी आप अपने जहन में कर लीजिएगा, इसको थर्ड वे ऑफ डिस्क्राइबिंग दिस सेम थिंग. हाँ सही है. अच्छा, now we have a theorem, we have a definition, and we just say कि क्या कहते हैं ये, if there is a set S is equal to v1 v2 and vr is a set of 2 or more vectors in a vector space V, then S is said to be linearly independent set if no vector S can be expressed as a linear combination of the others. अच्छा,
तो इसका मतलब ये है कि अगर ये सेट ऑफ वेक्टर्स है जो कि डिफाइनिंग वेक्टर्स है, जैसे हमारे केस के अंदर आई R2 में आई जे है और R3 में आई जे के है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं, वो ये है कि ये जरूरी नहीं है कि इफ यू जस्ट हैव आर्ट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, आप उसमें जो डिफाइनिंग वेक्टर्स हैं वो आई एंड जे ही रखें, वो 90 के एंगल पे हो, वो कुछ भी और भी हो सकते हैं। आई जस्ट गिव यू इट्स इलस्ट्रेशन इन पेंट सॉफ्टवेयर। अब आपने जो रखे हुए थे अभी तक, तो वो तो ये रखे हुए थे कि ये आपका वेक्टर है, एक इसका दूसरा है, और अगर आपने इस पॉइंट पे पहुंचना है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इस पॉइंट पे पहुंचना है, ये इसके इसके सेंटर का पॉइंट समझ लेंगे, बहुत छोटा सर्कल बनाना है मुझे। अच्छा, ये मैं पेंसिल से बना देता हूँ, ये कि ये इस पॉइंट पे पहुंचना है आपको, दिस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे पहुंचने का इसमें तो तरीका तो ये है कि यहाँ पे यूं जाएं आई टाइम्स और इसको जे टाइम्स। लेकिन लेट्स से माय कोऑर्डिनेट्स आर नॉट इन दिस वे, रादर इट इज इन दिस इन दिस इन दिस वे, राइट। अब ये मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है मेरा, and how I just go to any place with the these are definitely independent two vectors, और इसकी डायरेक्शन, एक डायरेक्शन ये है, दूसरी डायरेक्शन, दोनों दिए यूनिट वेक्टर्स हैं इन देयर ओन एक्सिस डायरेक्शन। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज वन यूनिट वेक्टर एंड दिस इज अनदर यूनिट वेक्टर। तो हाउ यू जस्ट गोइंग टू रीच दिस पॉइंट, दिस पर्टिकुलर पॉइंट, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने पहुंचना है, तो हाउ यू विल जस्ट गो इट विद इट, you will say that you will go, let's say that there are this is the number 1 and this is, let's say, 2, and this point is here is 2.5. So you will say that you will go 2.5 times in one axis, that is the horizontal axis. So no, you will not just say this. No, you will basically what you will do is, sorry, okay, you will what you will do is just you will just say that I have to go in only the in the direction of the axes. So what I'm going to do is I will just say that I will be going how much, this much, this much. Yes, this is going to be the one point. So I will be just going, let's say 1.25, 1.25 in this direction, एंड देन फ्रॉम दिस डायरेक्शन, अब दूसरी एक्सिस में मुझे जाना है, तो ये यूनिट वेक्टर है ये, तो इसको मैं समझ लेता हूँ कि दिस पॉइंट इज 2, तो ये 2 है। अब मुझे 2 यूनिट्स इसमें जाना है, तो इस वाले पॉइंट का डायरेक्शन क्या बन जाएगा, इसका बन जाएगा कोऑर्डिनेट सिस्टम में विद दिस 1.25, ये मैं जैसे कॉरेस्पॉन्डिंगली जो इसकी जो मैग्नीट्यूड जिसमें नजर आ रहा था ना, उसके हिसाब से मैं 1.25 ले लिया, कॉमा और 2, ये इसके जो है वो बन गए। तो किसी तरीके से भी जा सकते हैं हम। अगर मैं लेट से कि आप कहेंगे भाई मुझे ये वाला पॉइंट डिफाइन करना है, ये वाला पॉइंट, तो मैं कहूंगा ये वाला पॉइंट डिफाइन करना है, तो अच्छा इसका मतलब है कि इस 0 0 से इस ये 0 0 है, इस 0 0 से आप कितना जाएं, तो मैं कहता हूँ कि कितना जाएं, कितना जाएं, ये इतना जाएं, यहाँ से ये जाएं यहाँ तक, तो यहाँ तक हो गया। तो इसको मालूम करेंगे कितना है ये पॉइंट, तो लेट से कि दिस इज 1, तो ये 1.5 हो गया। लग रहा है आपको समझ में आ रहा हो। और ये इसके ऊपर कितना जाना है, ये वाला पॉइंट जो है ये इतना ऊपर कितना है, ये है तकरीबन 1 2 एंड 2.5, तो दिस पॉइंट इज 2.5। तो दिस कोऑर्डिनेट ऑफ दिस सिस्टम विल बी, बिकॉज ये माइनस में है, तो ये आ जाएगा माइनस, तो ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बन जाएगा -1.5 कॉमा 2.5। आई होप के दिस वाज हेल्पफुल। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि वो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में जो हम 90 डिग्री के ऊपर ऑर्थोगोनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जो एक्सिस लेते हैं, वो जरूरी नहीं है, कोई भी एक्सिस हो सकती है, लेकिन R2 में 2, R3 में 3, R4 में 4, अगर 5 होंगे या R2 में 2 से ज्यादा होंगे तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे, और लीनियरली डिपेंडेंट की का चेक अब हमें करना है कि वो लीनियर डिपेंडेंट है या नहीं है। तो उसका ये फार्मूला है, ये थ्योरम है कि अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे वेक्टर्स v1 v2 v3 v3 v4 एंड vr तक, तो उसकी सिर्फ एक कंडीशन है कि उसको चेक करने के लिए कि आइदर दे आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और नॉट। तो अगर वो k जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम v1 को v2 को k1 k2 k3 से, तो वो k सिर्फ 0 होने चाहिए। ये बहुत मुश्किल पॉइंट है।
समझ में आना, थोड़ा सा इसके लिए आपको टाइम लगाना पड़ेगा, बट मैं इंशाल्लाह आपको समझाऊंगा। देखें, कोई इक्वेशन बने और सिर्फ उसका सोल्यूशन सेट जीरो हो, उसका सोल्यूशन सेट सिर्फ जीरो हो, तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड होमोजेनियस सिस्टम। आपको ये मालूम होना चाहिए यहाँ पर, ये हमने यहाँ पर कहीं पर काम किया हुआ है होमोजेनियस सिस्टम का। ऊपर की, ऊपर के उसमें होमोजेनियस, इसमें है कहीं होमोजेनियस, राइट। तो इन होमोजेनियस सिस्टम यू ओनली हैव द सॉल्यूशन सेट एज, जैसे तीन उसके अंदर वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x3। So x1 is equal to 0, x2 is equal to 0, and x3 is the 0 is the only solution. That is called the homogeneous system. अब उसके अंदर पॉसिबिलिटी है कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, सिर्फ जीरो जीरो का सोल्यूशन नहीं है बल्कि कोई और सोल्यूशन भी है उसके अंदर, तो देन दैट विल हैव अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। जीरो जीरो सोल्यूशन इज कॉल्ड अ ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड नॉन जीरो सॉल्यूशन इज कॉल्ड अ नॉन ट्रिवियल। जीरो जीरो इज कॉल्ड ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड एनी अदर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस आर देयर। तो अगर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस हुए इसमें के की जगह पर, तो इसका मतलब है कि दीज वेक्टर्स v1 एंड v2 एंड सो ऑन वी अप टू vr आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब इसकी हम एग्जांपल ले लेते हैं, अब इसकी हम इसके एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ये वेक्टर्स हैं। अब देखें, ये बात तो आपको समझने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए कि अगर हमारे पास ये वेक्टर्स हैं i, दैट इज 1, 0, 0, the other vector is j, that is 0, 1, 0, 0, and then k 0, 0, 1। तो इसको तो आप अगर मल्टीप्लाई करें विथ k, तो ये जीरो उसी वक्त आएगा जब के सारे जीरो हों, और कोई तरीका नहीं हो सकता इसके अंदर कि मैं इसको जीरो कर दूं और के को जीरो ना करूं। तो इट विल बी ऑलवेज बी के इज इक्वल टू जीरो। तो उसको इस तरीके से ब्रैकेट में लिख दिया कि ऑल केज आर जीरो, दैट इज द सॉल्यूशन सेट। That is the solution set. K1, K2, 3 is a solution set that they are always be going to be zero. All K1 to K2, K3, all zeros. You are getting it? अच्छा, अब हमारे पास ये नहीं है, अब हमारे पास दूसरे वेरिएबल्स हैं, ये वाले वेरिएबल्स हैं v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v3। अब मैं आपको जो है इसके अंदर बताता हूँ कि आप इसको क्या करें। आप इसको ये करें कि इसको इक्वेशन की सूरत में लिख लें। ये तीन वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन की सूरत में तीनों को k से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा k इंटू v1, k2 इंटू v2 और k3 इंटू v3। ये यहाँ पे ये दिया हुआ है, सही है। तो इसका ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा कि ये जो इक्वेशंस बनेंगी वो ये बनेंगी, क्योंकि देखें यहाँ पे k है तो 1k, ये वाला है तो 5k2, ओ सॉरी, ये 1k1, ये 5k2, एंड दिस इज गोइंग टू बी 3k3। तो ये वाली इक्वेशन बन गई। इसी तरीके से ये हो जाएगा -2k1, यहाँ पर आ गया, और ये आ जाएगा 6k2, ये यहाँ पर आ गया 6k2, और ये आ जाएगा 2k3, यहाँ पर आ गया। इसी तरीके से 3k1 -3k2 एंड 1k3, दिस इक्वेशन बिकम हियर -3k1 -3k2 एंड 1k3, ये इसको इक्वेट कर दिया हमने जीरो से, इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको यहाँ से इक्वेट कर दिया। अब हमें पता है कि हमें के मालूम करने हैं कि या तो के सारे जीरो, दैट मीन्स दैट द वेक्टर्स दीज वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। और अगर के जीरो नहीं आए, के का कोई और सोल्यूशन भी आ गया जो मैं करके दिखाता हूँ आपको, तो इसका मतलब है कि इट ऑल्सो हैज अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, एंड नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन में इसका मतलब हुआ कि दिस इज नॉट, दीज वेक्टर्स आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, दीज वेक्टर्स आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। अच्छा, अब यहाँ पे आपको मैं शॉर्टकट बता दूं कि इसको इस तरह लिखना जरा मुझे मुश्किल महसूस हुआ था, तो इसको 1k1 5k2 लिखना मुश्किल हुआ था, इसको आप ऐसे लिखें 1k1, फिर इसको फौरन नीचे नीचे से लिखें -5k, फिर लिखे -2k1 और फिर 3k3, इस तरह वर्टिकल में लिखे इसको 5k1, 5k2, 6k2 और -k2, और इस पे लिखे -3k3, 2k3, 1k3, ये इसको इस तरह वर्टिकल में लिखे और इसको इक्वेट कर दें, ये ज्यादा आसान है बजाय इसके उस तरीके से सोचने में। दैट इज द शॉर्टकट जो कि मैंने सीखा है, बाकी ये तो समझ की बात है, जैसे आप चाहें करें। अच्छा, अब इसमें तरीका ये है कि आप इसकी इक्वेशंस को आप डाल दें इसमें, पेन में मैं लिख लेता हूँ, पेन का काम नहीं है, लेकिन मैं इसको पेन में लेके चला जाता हूँ, थोड़ा सा मुझे आसान रहेगा। तो ये मैंने इसको किया, ये देखें छोटी स्क्रीन है ना, तो मुझे आसान रहेगी। अब ये यहाँ पर मैं चला गया हूँ गॉस जॉर्डन मेथड में।
गॉस जॉर्डन मेथड में इसको मैंने थोड़ा सा आ, क्या कर दिया, इसको मुझे मिनिमाइज करना है। इसको कैसे मिनिमाइज करते हैं? ओ यस, इसको मिनिमाइज करना है। ये मिनिमाइज हो गया, यस। अच्छा, ये इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ। ओके, गुड। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, मेरे लिए बड़ी मुश्किल बन जाती हैं। चलें, आप आईटी के एक्सपर्ट हैं। अच्छा, अब मैं ये गॉस जॉर्डन की स्क्रीन पर हूँ और मुझे ये वाली इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो ये पेंट कहाँ गया? पेंट पे रखा था ना? नहीं, पेंट में नहीं रखा था, यहाँ पे रखा था। ओके, ये मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। अब मैं मैट्रिक्स बनूंगा और ये 3/4 की मैट्रिक्स होगी। आपको समझ रहे हैं? मैं इक्वेशन सॉल्व कर रहा हूँ यूजिंग सेट ऑफ इक्वेशन, दिस सेट ऑफ इक्वेशन यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। तो दिस इज 3/4 की मैट्रिक्स है, इसको मैं करता हूँ फिलअप। तो सेट मैट्रिक्स हो गई 3/4 की। तो दिस बिकम्स 1 5 3 0 -2 6 2 3 -1 and 1, और इसको सेट फिल एम्प्टी सेल्स 0, तो ये 0 आ गए। तो ये हो गया 1 5 3 0 -2 6 2 0 3 -1 1 0। अच्छा, अब इसको जो है यहाँ पे इसको सेटअप कर दिया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये सॉल्व हो गया। तो इधर आया कि these आर नॉट linearly independent because S3 is a free variable and you have a non-trivial solution available here in this। तो इसका मतलब है कि these are not linearly independent। और जब ये linearly independent नहीं है, देखें यहाँ पर भी इन्होंने क्या सोल्यूशन दिया है, -12t। और मैंने आपको क्या सोल्यूशन निकाल के दिया है, -12x3। तो ये पैरामीटर, और ये भी यहाँ पे x2 भी -12x3। तो इन्होंने भी ये लिखा है -12t, और -12t इन्होंने पैरामीट्रिक सूरत में इसको लिख दिया है। तो टी को जो है, x3 को जो था वो k3, वो x3 था हमारे जॉर्ज गॉस जॉर्डन में, के x3 इस्तेमाल हो रहा था। बट आवर वेरिएबल ऑफ इंटरेस्ट इज लाइक इज नेम्ड ऑन k3। तो ये टी को पैरामीटर के फॉर्म में लिख दिया, तो ये बन गया हाफ k3, क्योंकि टी k3 इज टी। अच्छा चलें, इसका एक और दूसरा तरीका भी है। अब देखें, प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आपको कुछ भी समझ में नहीं पड़ना। तो आप प्रैक्टिस करें मेरे साथ साथ, और इसको आप जहाँ चाहें आप वीडियो को रोकें और इसको अपने हाथ से करें। ये जो सवाल सॉल्व है, मैं इनको फिर भी हाथ से करता हूँ। सॉल्व होने के बावजूद मैं इसको रजिस्टर पे करता हूँ। अच्छा, अब इसका दूसरा तरीका भी यह है कि अगर इस ये लकीली, लकीली नॉट नेसेसरीली नॉट ऑलवेज, दिस जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है इसका, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स तो इसको नहीं कहते, लेकिन ये जो फॉर्म है ना क्रैमर्स रूल में, हम जो ए एक्स इज इक्वल टू लिखते हैं इस पूरे सेटअप को, ए एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज गोइंग टू बी ए एक्स इज इक्वल टू, तो जो ये ए जो मैट्रिक्स है, इसका अगर हम डिटर्मिनेंट ले लें, तो दैट मीन्स दैट द सिस्टम इज, अगर ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाए, दैट मीन्स दैट सिस्टम इज लीनियरली डिपेंडेंट। तो इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस बन जाएंगे। तो डिटर्मिनेंट ए इसका 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, ये आप खुद करके देख लें। वैसे ये इसको तो कह रहे हैं कि आ रहा है, लेकिन मैं इसको यहाँ पे इस वाले वेबसाइट इससे इस्तेमाल करता हूँ। इस मिस कैलकुलेटर का मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं इस कैलकुलेटर को इस्तेमाल करने के लिए, इसको मुझे मैट्रिक्स सामने चाहिएगी, और ये मैट्रिक्स सामने आ गई है। तो आई जस्ट राइट इट एज, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं इसको। तो ये आ जाएगी 1 5 3 -2 6 2 3 -1 और 1। अब इसको जो है हम इसको डिटर्मिनेंट लेते हैं इसका। ये डिटर्मिनेंट आ जाएगा, ये डिटर्मिनेंट, और ये डिटर्मिनेंट आया, क्या आया डिटर्मिनेंट, b इज इक्वल टू 0। तो डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट ऑफ b इज इक्वल टू 0, तो ये 0 आ गया डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब है कि ये डिटर्मिनेंट 0 है, और इट हैज गॉट द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस। और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस होते हैं, दिस मींस कि द सिस्टम इज डिपेंडेंट। अच्छा, अच्छा, अब ये आ गया, एक दूसरी एग्जांपल आ गई है, इसको 4 में है। यहाँ से इन्होंने मैट्रिक्स बनाई, यहाँ से इसको सॉल्व किया, और यहाँ से हमें पता चला कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो पॉसिबल वैल्यूज थी वो थी के इज इक्वल टू 0, k2 इज इक्वल टू 0, k3 इज इक्वल टू 0। इसको मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ताकि आपको एक्सरसाइज में भी आसानी हो जाए। ये मुझे देखनी पड़ेंगी कि यहाँ से मुझे देखने के लिए, इसको यहाँ से मैंने इसको पकड़ लिया,
और अब देखें यहाँ पे हम डिटर्मिनेंट नहीं ले सकते, बिकॉज दिस थिंग इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 बाई 3 की मैट्रिक्स होगी, डिटर्मिनेंट से नहीं पता लगेगा, गॉस जॉर्डन से ही पता लगेगा। तो गॉस जॉर्डन का भी की स्क्रीन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। इसको हम करते हैं, पता करते हैं कि कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है। ये है 4 बाई 4 का मैट्रिक्स, नहीं मतलब 4 बाई 4 का मैट्रिक्स गॉस जॉर्डन में, सिर्फ डिटर्मिनेंट के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, बिकॉज देन इट इज 4 बाई 3 का मैट्रिक्स है। तो ये आपको ज़्यादा ध्यान में रखना पड़ेगा। अच्छा, ये इसको मैंने पकड़ के यहाँ रख लिया। ये हो गया 4 बाई 4 का मैट्रिक्स, सेट मैट्रिक्स किया, और 1 4 5 0 2 9 8 2 9 0 -1 -4 -5 0। फिल एम्प्टी जीरोस चेक कर लें, 1 4 5 0 2 9 8 0 2 9 9 0 -1 4 -5 0। ओके, सॉल्व। इसको सॉल्व किया, देखें क्या आया। सारे x1 x2 x3 आर ऑल जीरोस, तो इसका मतलब है कि वी डोंट हैव एनी अदर सॉल्यूशन अदर देन द प्रीवियस सॉल्यूशन। दैट्स द पॉइंट। ओके, तो यहाँ से हम इसको बाद आगे लेके चलें। अच्छा, इंपॉर्टेंट लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, ये 4 वेक्टर्स हैं, पॉलिनोमियल्स में बात हो रही है। तो पॉलिनोमियल 1 इज 0, एक पॉलिनोमियल है 1, दूसरा पॉलिनोमियल है x, दैट इज p, दूसरा p1, ये p0 है, p1 x है। तो इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है, अगर मैं इसको सबको एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं, a0 p1, जैसे k1 p1 p0 k2, इस तरीके से। अच्छा, अब टाइम कम होने वाला है, हमें जल्दी से करना है। तो ये इस तरीके से इसमें 0 आ गया, तो a0 a1 a2 सिर्फ को सबको 0 होना पड़ेगा, तो ये एक सारे इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। लीनियर इंडिपेंडेंसी ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसको भी आपने देखा, इनको पी के से मल्टीप्लाई कर दिया, इस पी को p1 को, फिर p2 को k2 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर p3 को k3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये इक्वेशन आ गई, ये सॉल्व एग्जांपल है, ये इक्वेशन बना ली, क्योंकि ये बन गया था k, यहाँ पर k, यहाँ पे -k, और यहाँ पे ये -2। तो ये के नहीं है ना, यहाँ पे सिंपल नहीं है, ये सिर्फ k2 में है, यहाँ पे -k नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे ये 0 है। इसको चेक कर लें, इसको कर लीजिएगा। आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम। अच्छा, सेट्स विथ 1 और 2 वेक्टर्स, ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है, अब फाइनाइट सेट दैट कंटेन 0 इज लीनियरली डिपेंडेंट। अगर एक सेट है और उसके अंदर 0 मौजूद है, यानी यानी एक वेक्टर का सेट है जिसको हम चेक करना चाह रहे हैं कि आइदर दे आर लीनियरली डिपेंडेंट और नॉट, तो तो वो लीनियरली डिपेंडेंट है, वो इन्होंने इसको प्रूव करके दे दिया। तो ये इन्होंने जो है समराइज कर दिया है इस पूरे थ्योरम में, कि एक फाइनाइट सेट है, उसके अंदर अगर 0 मौजूद है तो वो लीनियर डिपेंडेंट होगा। अगर वो एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ 0 है, ये पढ़ तो आप खुद ही लेंगे ना, मुझे पढ़ने की जरूरत तो नहीं है, अगर वो सेट है उसके अंदर सिर्फ 0 एक एलिमेंट है तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। अच्छा, अ सेट विद एग्जैक्टली 2 वेक्टर्स इज लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एंड ओनली इफ नाइदर वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीप्लायर ऑफ द अदर। तो मतलब ये है कि उसको कोई मल्टीपल नहीं होना चाहिए, वो दूसरा वेक्टर एक सिर्फ मल्टीप्लाई करने से नहीं आना चाहिए। तो वो मैं बताता हूँ आपको। इस केस के अंदर जैसे ये एक है, एक वेक्टर है v1, लेकिन v2 जो डायरेक्ट आ गया v1 को मल्टीप्लाई करके, तो ये इन सिंगल वेक्टर है, और v2 जो है डिपेंडेंट है। अच्छा, अगर आपको ये निकालना है R2 में, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ये भी लीनियरली डिपेंडेंट है, और ये जो 2 वेक्टर्स हैं ये R2 के अंदर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और R3 के अंदर 3 वेरिएबल्स लीनियरली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, इससे ज्यादा लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं R3 में, दैट इज इन द 3 डायमेंशनल स्पेस। R2 में 2 वेरिएबल वेक्टर्स हो सकते हैं जो कि लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, थर्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। मतलब 2 वेक्टर जरूरी नहीं है वो आई और के हो, आई और जे हो, बल्कि वो कोई भी वेक्टर हो सकते हैं v1 और v2 इस तरह की शक्ल के, जो एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर तक आप ना पहुंच सके मल्टीप्लाई करके। तो जाहिर बात है इस v2 की मदद से आप v1 नहीं पहुंच सकते, और v1 की मदद से आप v2 पर नहीं पहुंच सकते, तो दैट मीन्स दिस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अच्छा, वो जो क्लास में मैंने पॉइंट बताया था आपको
कि अगर वो R3 के अंदर 3 वेरिएबल्स होंगे, तो अगर वो तीनों वेरिएबल्स तीनों एक ही प्लेन पर होंगे, ये दो वेक्टर तो ऊपर नीचे हैं और एक ही प्लेन में है, तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये तो दोनों ऊपर नीचे भी हैं और ये एक ही प्लेन में है, तो लीनियर इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर तीनों वेक्टर्स अलग अलग होंगे, जैसे ये बाहर नजर आ रहा है V1 इस प्लेन के ऊपर नहीं है, तो दैट विल बी, दो वेक्टर्स प्लेन पे हो सकते हैं लेकिन तीसरा वेक्टर नहीं हो सकता है। तो ये ज्योमेट्रिक इसकी इंटरप्रिटेशन है लीनियर डिपेंडेंसी की, और मैंने आपको बता दिया कि R2 में सिर्फ दो हो सकते हैं और R3 में तीन हो सकते हैं, ये भी इनका थ्योरम है। अच्छा अच्छा, जीरो अगर इसके अंदर मौजूद होगा, ये देखें ये एक वेक्टर सेट है और इसमें जीरो मौजूद है, तो इसको हम अगर इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब तो जीरो करेंगे, लेकिन इस जीरो को अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, 1 से 2 से 3 से, तो ये जो वेरिएबल होगा कि यहाँ पर वो कुछ और भी हो सकता है। इसका मतलब है कि दिस इज नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर जीरो होगा तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होगा। अच्छा, अब ये बात आ गई बात, और ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये वाला थ्योरम, थ्योरम 4.3.3 के वो है कि Rn के अंदर n से ज़्यादा लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। इसका मतलब है कि R2 में दो से ज़्यादा नहीं हो सकते, R3 में तीन से ज़्यादा नहीं हो सकते, R4 में चार से ज़्यादा नहीं हो सकते। Having said this, I guess this completes what I just wanted to cover up here। और अब जो है एक्सरसाइजेज हैं, और एक्सरसाइज में मैं आपको करा देता हूँ जल्दी जल्दी से। देखें, ये वाली एक्सरसाइज करने की कोशिश करें आप। कहाँ भाग जाता है ये वाला? ये देखें U1 और U2, आप देखें इसको 5 से मल्टीप्लाई करें -5 से, तो ये 5 आ गया। ये 2 को मल्टीप्लाई -5 से मल्टीप्लाई किया तो -10 आ गया, और ये 4 को -5 से किया तो -20 आ गया, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अच्छा, इसी तरीके से ये वाला देखें B, देखें इसके अंदर U1 और इसके अंदर R2 है, लेकिन इसके अंदर वेक्टर्स तीन है, तो वेक्टर R2 के अंदर तो तीन लीनियरली इंडिपेंडेंट हो ही नहीं सकते, तो इसका मतलब है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। अच्छा, ये वाला जो वेक्टर है ये P2, इसको अगर आप डाल लें उसके अंदर गॉस जॉर्डन में, तो आपको पता लग जाएगा कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है। गॉस जॉर्डन में इसको डाल के देखें, और यूं भी अगर इसको देखें तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया 6, यहाँ पे ये 6 है, और ये -2 है, तो इसको -2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 4 हो गया, और ये 1 है तो यहाँ पे ये 2 हो गया, तो ये लीनियर डिपेंडेंट यहीं से हो गए। अच्छा, ये वाला जो सवाल है चौथा वाला, तो ये दो हैं वेक्टर्स हैं, ये दो वेक्टर्स हैं ना, M2 मैट्रिक्स। इसके अंदर हम देखते हैं कि ये लीनियर डिपेंडेंट है या नहीं है। तो इसके अंदर चार वेरिएबल्स हैं, K1 और K2, और इक्वेशंस हमारे पास हैं चार हैं। अच्छा, बहरहाल ये तो इसको आप एक एक ए को A इज इक्वल टू -B है, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है। बस जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन करना है ना, हमें इसके अंदर कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। तो A इज इक्वल टू -B है, A इज इक्वल टू -B, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इसके उसी पेज पर है ये। इन ईच पार्ट डिटरमाइन वेदर द वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट और लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसको आप गॉस जॉर्डन से भी कर सकते हैं, और क्योंकि इसका जो है 3/3 है और 3 है, तो इसको डिटर्मिनेंट से भी लेकर कर सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ डिटर्मिनेंट से लेकर। देखें क्या क्लास खत्म हो जाएगी तो हम जो है इसको वहीं पे रोक देंगे यहाँ से। अब इसको गॉस जॉर्डन में करना है, तो ये मैट्रिक्स कैलकुलेटर पे चले गए, इसको देख लिया, इसको यहाँ पे रख लिया ताकि हमारे सामने आता रहे, और हम इसको इसमें डालते रहें। ये 3/3 मैट्रिक्स है यहाँ पर, इसको 3/3 मैट्रिक्स में कैसे डालना होगा, इसको कैसे डालना होगा, इसको क्लियर करने हैं, क्लियर नहीं हो रहा, चले सही है। तो ये 3/3 मैट्रिक्स है, तो दिस इज गोइंग टू बी मैट्रिक्स -3, 5 एंड 1, फिर 0, फिर -1, और फिर 1, और फिर 4, और फिर 2, फिर 3। अब इसको देख लें डिटर्मिनेंट, ये डिटर्मिनेंट देखा, ये डिटर्मिनेंट 839 आया, तो इसका मतलब है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। गॉस जॉर्डन से भी कर सकते हैं इसको। गॉस जॉर्डन के लिए जो हमें इसमें करनी पड़ेगी ना, तो यहाँ पे इन सब की इक्वेशन बनानी पड़ेगी, और आके इक्वल टू आखिर के कॉलम में जीरो भी डालना पड़ेगा। दैट इज द पॉइंट, दैट इज द पॉइंट। गॉस जॉर्डन के अंदर ये होगी 3/3, 3/4 का ये का मैट्रिक्स लगेंगे, सेट मैट्रिक्स करेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे -3, फिर 5, फिर 1, और फिर यहाँ पे 0, और फिर यहाँ पे डालेंगे हम 0, -1, और ये आएगा
-1 के बाद 1 और फिर ये 0, फिर ये आएगा 4, 2, 3 और ये 0। अब इसको देख लें, ये सही है। -3 है, 5 है, 1 है, और इस तरीके से 0 है, फिर 0 है, -1 है, 1 है, और ये 3 है। इस तरीके से 4, ये वाला 4, 2 और 3 और ये 0। सॉल्व करें, ये 0 0 आ गए सारे। इसका मतलब है कि वहाँ पे डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया था, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन नहीं है। गॉस जॉर्डन ने बताया कि सेफ ट्रिवियल सोल्यूशन मौजूद है, तो दैट मीन्स दैट्स कंप्लीट द चेक। इसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को भी इसी तरीके से करें। ये पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, ये 5 है, ये मैंने सॉल्व किया हुआ है अपने हाथ पे। ए पार्ट पे तो किया हुआ है, लेकिन आई वाज जस्ट रनिंग आउट ऑफ टाइम। इंशाल्लाह जो है आपको इसमें समझ में आई होगी बातें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, प्रैक्टिस के बगैर बात नहीं बनेगी। अच्छा, मैं देख रहा हूँ 4 पार्टिसिपेंट्स इस वक्त मेरे साथ हैं। गुड। अच्छा, आपके कमेंट्स मुझे नज़र आए, ठीक है। अब आई जस्ट वांट टू स्टॉप दिस मोर, स्टॉप रिकॉर्डिंग। एनी क्वेश्चंस? मुझे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन करें आप, सवाल जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, जस्ट क्वेश्चन मी ऑन व्हाट्सएप।